नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर इज नॉट कंप्लीटेड। दो पक्षकारों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made। ऑफर तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे। आप जो भी बेचना चाहते हैं सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए ना आप बेचना क्या चाहते हैं। तो आपकी तरफ से वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे देन व्हाट यू विल डू, आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन होगा तो एक्सेप्टेंस होगा। द पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर अनलेस ही नोज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ। सामने वाला बंदा भी ऑफर तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको पता होगा कि ऐसी कोई ऑफर है। तो ऑफर पहले आपने रखनी है, ऑफर कम्युनिकेट करनी है, सामने वाले को ऑफर पता होनी चाहिए तो एक्सेप्टेंस होगा। अगर सामने वाले को ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि आपने ऐसी कोई ऑफर रखी तो एक्सेप्टेंस होगा कैसे। मैंने ऑफर रखी अपने स्टेटस के ऊपर कुछ बेचने की, आप जब तक देखोगे नहीं तब तक उसका एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने तरफ से कम्युनिकेशन किया है लेकिन आपको भी आगे देखना पड़ेगा काम करना, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक आप वो ऑफर देखेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो उसका कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। ऑफर इज नॉट कंप्लीटेड ओवर देयर। ऑफर भी कंप्लीट नहीं हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ऑफर कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं कर पाएंगे। सो एन ऑफर इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। ऑफर इस तक बात पहुंचनी चाहिए। So an offer accepted without its knowledge does not provide any legal rights to the acceptor। अगर मान लीजिए बिना नॉलेज के भी अगर आपने कोई एक्सेप्टेंस कर लिया है अनजाने में, आपको नॉलेज नहीं है फिर भी एक्सेप्टेंस हो गया उस ऑफर का, ठीक है। आपने कोई काम कर दिया है और आपको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कुछ बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, एक तरीके से आपने एक्सेप्टेंस कर दिया है, तो भी आपको उस पर कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे एज एन एक्सेप्टर। अगर आपने किसी ऑफर का एक्सेप्टेंस किया है लेकिन आपको उस ऑफर का नॉलेज नहीं है फिर भी एक्सेप्टेंस किया है तो उसमें आपको कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे, फायदा नहीं मिलेगा अगर कोई होगा तो भी। सो देयर कैन बी नो वैलिड एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज फॉर द ऑफर। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस तभी वैलिड माना जाएगा जब एक्सेप्टर को इसका नॉलेज हो। ऑफर विल बी कंसिडर एज वैलिड ओनली व्हेन द अदर पर्सन इज हैविंग इट्स नॉलेज। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, जैसे हमने कार्लाइल का केस देखा वैसे ही इसके ऊपर एक और केस, इसी ऑफर के ऊपर एक और केस है जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशंस की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो इसके ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया केस है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का ये केस है 1913 का, बहुत ही बढ़िया केस है। तो देखते हैं जो रानी शाह है, यानी ये एक रानी है गौरी दत्त, सेंट हिज मुनिम लालमैन टू फाइंड हिज लॉस्ट नेफ्यू। गौरी जी का जो है ना भतीजा खो गया है, भतीजा नेफ्यू। वो भतीजे को ढूंढने के लिए अपने मुनीम को काम पे लगाते हैं कि मुनीम जी प्लीज मेरी हेल्प करिए, आप मेरा जो भतीजा है नेफ्यू है खो गया है, प्लीज उसको ढूंढ के ले आइए। तो अब मुनीम जी का काम तो क्या होता है हिसाब किताब रखना, पर मुनीम जी को काम पे लगा दिया। क्या काम पे लगा दिया, एक तरीके से सिर्फ कहा कि भाई हमारा ये खो गए हैं, इनको आप ढूंढने में मदद कीजिए। सो व्हेन द मुनीम हैड लेफ्ट, जी का मतलब क्या हो गया गौरी जी, जी अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ ₹501 टू एनीवन हु माइट फाइंड द बॉय। अब मुनीम जी ढूंढने के लिए निकल गए, जो भतीजा था उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े, अपनी यात्रा पे निकल लिए। लेकिन लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, पीछे से जो गौरी जी है उन्होंने अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया, ढूंढने वाले को ढूंढने वाले को 501 का पुरस्कार दिया जाएगा। रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, इनाम दिया जाएगा। अब मुनीम जी तो निकल गए थे, यानी मुनीम जी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ऑफर क्या है। ऑफर ये है कि ढूंढने वाले जो भी बंदा ढूंढ के ले आएगा नेफ्यू को, उसे 501 का पुरस्कार मिलेगा। ये ऑफर है गौरी जी ने रखी। मुनीम जी को ऑफर पता ही नहीं, एक्सेप्टेंस करेगा कैसे, ये पॉइंट बनता है यहाँ पे। व्हेन एल यानी लालमैन केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड, हाँ एल को बच्चा मिल गया। एल फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। हाँ, तो मुनीम जी को बच्चा मिल गया और उन्होंने ये बच्चा गौरी जी को दे दिया। When Al came to know about the reward, the prize, he decided to claim it। अब एल को उस वक्त तो पता नहीं था कि इसके ऊपर पुरस्कार की अनाउंसमेंट हुई है, रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट हुई है। फिर उसने पहले तो सीधे तरीके से मांगा होगा कि आपने इसको पुरस्कार रखा था तो इसका हकदार मैं हूँ, प्लीज दीजिए। पर रानी शाह ने नहीं दिया होगा।
तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब इसको किसी भी तरीके से क्लेम करते रहूंगा, मैं दावा करूंगा, केस करूंगा अल्टीमेटली। इट वॉज हेल्ड दैट एल वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। द जजमेंट क्या आया, केस किया, लालमन शुक्ला ने अपनी ही रानी शाह के ऊपर केस किया, अपने मालिक के ऊपर केस किया, एक तरीके से मुनीम ने, ऐसा हो गया। और जजमेंट क्या आया, इट वॉज हेल्ड, हेल्ड जब मैं यूज कर रहा हूँ शब्द तो उसका मतलब जजमेंट क्या था इस केस का, एल वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, एल को 1 रुपया मिलेगा नहीं पुरस्कार का, ही इज नॉट एंटाइटल, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो पुरस्कार की बात कर सके। बिकॉज क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर व्हेन ही फाउंड द मिसिंग बॉय। जब उसने ये लड़का ढूंढा और जब उसने रिटर्न किया, सौंपा, उसका पोजीशन दिया, कस्टडी दी बच्चे की, तब तक उसे पता ही नहीं था कि इसको कैसी कोई अनाउंसमेंट हुई है, ऐसी कोई ऑफर रखी गई है, उसको पता ही नहीं है। जहाँ आपको पता ही नहीं है, जहाँ नॉलेज ही नहीं है, वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता ऑफर का। Hence, an offer cannot be accepted by a person as long as he is unaware of its existence. ऑफर का एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, आप उसके बारे में अनअवेयर हो, यानी आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि ऐसी कोई ऑफर रखी गई थी और मैंने इसका एक्सेप्टेंस कर लिया था इस तरीके से, तो आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। अगर आप बिना ऑफर की अगर कोई भी एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो उसमें आपको अगर कोई बेनिफिट होगा तो भी मिलेगा नहीं, ये रूल है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर के दूसरे 2 स्वरूप भी है, यहाँ तो जनरल ऑफर हो सकती है, यहाँ तो स्पेसिफिक ऑफर हो सकती है। आगे हमने 2 प्रकार के ऑफर देखे, इम्प्लाइड ऑफर हो सकती है, एक्सप्रेस ऑफर हो सकती है, वैसे ही जनरल ऑफर हो सकती है, स्पेसिफिक ऑफर हो सकती है। समझते हैं जनरल ऑफर किसे कहते हैं और स्पेसिफिक किसे कहते हैं। एन ऑफर इज स्पेसिफिक व्हेन इट इज मेड टू अ डेफिनाइट पर्सन और अ डेफिनाइट क्लास ऑफ पर्सन। सिर्फ एक व्यक्ति के सामने अगर आप ऑफर रखते हो तो वो कैसी ऑफर बन जाएगी, स्पेसिफिक ऑफर बन जाएगी। एक ही व्यक्ति के सामने आप ऑफर रखते हो। एग्जांपल देते हैं, जेठालाल ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू पोपटलाल। अब जेठालाल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफरर है, प्रॉमिस। ये अपनी बाइक सेल करने के लिए ऑफर रखते हैं, किसके सामने ऑफर रखते हैं, पोपटलाल। पोपटलाल के सामने ऑफर रखी जा रही, पोपटलाल कौन हो गया सर, ये हो गए हमारे ऑफरिंग, प्रॉमिसी, जिसके सामने ऑफर रखी जाती है वो बंदा। ठीक है, सिर्फ पोपटलाल के सामने ही ऑफर रखी गई है, दुनिया की और किसी भी व्यक्ति के सामने ऑफर नहीं रखी गई है, जनरली नहीं रखी गई है, पब्लिकली नहीं रखी गई है, सिर्फ एक व्यक्ति के सामने ऑफर रखी गई है और ऑफर सिर्फ और सिर्फ पोपटलाल को पता है क्या ऑफर है, जेठालाल ने क्या ऑफर रखी है। So this is a specific offer which is made only to Popatlal, to a specific person. So such an offer is known as specific offer. ये कैसी ऑफर हो गई दोस्तों, स्पेसिफिक ऑफर। सिर्फ एक व्यक्ति के सामने जो ऑफर रखी जाती है उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कह सकते हैं। दूसरी ऑफर है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक के बाद, निश्चित के बाद सामान्य यानी जनरल ऑफर की बात करेंगे। When an offer is made not to any definite person or definite class of persons but to a world at large, it is said to be general offer। मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, ये ऑफर किसके सामने रखी जाती है, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी जाहिर जनता, पब्लिक के सामने जो ऑफर रखी जाती है अल्टीमेटली उसे जनरल ऑफर कहते हैं। किसी एक व्यक्ति के सामने ऑफर नहीं रखी जाती है, लेकिन जो जनता है, पब्लिक है, वर्ल्ड एट लार्ज यानी पब्लिक के सामने ऑफर रखी गई है। तो देखते हैं ऐसी ऑफर किस स्वरूप की होती है। हमने ज्यादातर ऐसी ऑफर न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते हैं, इस तरीके की ऑफर न्यूज़पेपर में ज्यादातर हमको दिखती है कि ढूंढने वाले को इतना इनाम दिया जाएगा। मिस्टर भिड़े who lost his laptop offers by advertisement a reward of rupees 5,000 to anyone who will bring the laptop. This is said to be a general offer। अब भिड़े जी का क्या हो गया, लैपटॉप गुम हो गया, उन्होंने पेपर में इश्तिहार दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, पुरस्कार का अनाउंसमेंट कर दिया, 5,000 रुपए का पुरस्कार देंगे, जिसे भी मिलता है उसे। किसी मिस्टर एक्स वाई जेड का नाम नहीं लिखा है, ऐसे दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो सकती है, जिसे लैपटॉप मिलेगा वो लेके आएगा। तो एक तरीके से ये जनरल पब्लिक के सामने, वर्ल्ड एट लार्ज आपने ये एडवर्टाइजमेंट रख दी है, पूरी दुनिया के सामने ये विज्ञापन रखा है। तो ये कैसी ऑफर हुई सर, ये जनरल ऑफर है। अगला पॉइंट देखते हैं, एन ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं हो रही है, हम कोई एक्ट करने की बात करेंगे, या तो कुछ करने की बात होगी या तो कुछ करने से रोकने की बात होगी, हम ज्यादातर ऐसा करते हैं।
हम एक दूसरे को रोक टोक करते रहते हैं इस तरीके से, या तो ऐसा मत कर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नेगेटिव ऑफर हो जाती है। कुछ न करने की बात, कुछ करने की बात पॉजिटिव, कुछ न करने की बात नेगेटिव होगी, तो उस तरीके से ऑफर भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एन ऑफर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडीनेस और विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जब मैं कहता हूं टू डू समथिंग दैट इज पॉजिटिव एक्ट, कुछ करने की अगर आप बात कर रहे हैं, कुछ करने की आप इच्छा दर्शा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ऑफर हो गई। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो क्या हो गया? टू एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। किसी को आप रोक रहे हो कुछ करने से, प्लीज ऐसा मत कर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो कुछ न करने की ऑफर आप कर रहे हो, तो वो ऑफर कैसी हो गई दोस्तों? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव ऑफर, आपकी जो एक्ट है वो नेगेटिव एक्ट हो जाएगी। तो इट्स अ नेगेटिव ऑफर अल्टीमेटली। So the act done under the offer which is kept for doing a particular act, it may be positive, it may be negative. Example से एकदम clear cut समझ में आ जाएगा। Ayer offers to sell his book to Babita for ₹700। अब यहाँ पे अय्यर कुछ करने की बात कर रहे हैं। क्या करने की बात कर रहे हैं? अय्यर इज मेकिंग एन ऑफर और वी कैन से प्रपोजल टू डू समथिंग। कुछ करने की बात कर रहा है अय्यर। अय्यर क्या करने की बात कर रहे हैं? एक बुक सेल करने की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्ट है, सिर्फ बुक सेल करने की बात कर रहे हैं ना। बुक सेल करने का हो सकता है, लैपटॉप सेल करने का हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है जो भी आप सेल करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव एक्ट है, कुछ सेल करने की बात है, टू डू समथिंग, कुछ करने की बात है, तो ये पॉजिटिव एक्ट हो गया। इट इज अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अय्यर। तो ये पॉजिटिव एक्ट हो गया, पॉजिटिव ऑफर हो गई एक तरीके से। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एक्स ऑफर्स नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई इफ ही पेज एक्स द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ₹12,000। यहाँ एक्स कुछ न करने की बात कर रहा है, नॉट टू फाइल, नेगेटिव बात हो गई। नॉट टू फाइल अ सूट, सूट का मतलब लीगल एक्शन, केस नहीं करूंगा। एक्स कह रहा है वाई से मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नॉट टू डू समथिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से आप रोक रहे हो, अपने आप को ही रोक रहे हो कि मैं आप पे केस नहीं करूंगा। अगर आपने जो मेरी 12,000 की रकम है अगर आप मुझे दे देते हो तो मैं आप पे केस नहीं करूंगा। द एक्ट ऑफ एक्स, जो एक्स बात कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑफर के अंदर, वो नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। एक्स इज ऑफरिंग टू एब्सटेन फ्रॉम फाइलिंग अ सूट। एक्स किस तरीके की ऑफर रख रहा है? सामने वाले को यूं कह रहा है कि अगर आप मेरे 12,000 रुपए दे देंगे तो मैं आप पे केस नहीं करूंगा। सो दैट इज अ नेगेटिव एक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑफरर, मिस्टर एक्स। तो इस तरीके से भी ऑफर हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। द ऑफर मस्ट नॉट ट्रस्ट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपने किसी पे थोप नहीं देना है कि अगर आपने मेरी ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है। ऐसा नहीं होता है। आपने ऑफर रखी, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस ही कर देगा। उसको ऑफर अच्छी लगेगी तो एक्सेप्टेंस करेगा। आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, नहीं नहीं आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो 8वें दिन में मान लूंगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा दबाव हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। वी कैन नॉट ट्रस्ट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन द अदर पर्सन। Any terms or conditions in an offer which force an offeree to accept the proposal is not legal in the eyes of law। आप किसी के ऊपर दबाव डाल के उसका एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी डाल के किसी से भी एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो कानून की नज़रों में वो लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। Thus, an offerer cannot say that if the acceptance is not communicated up to a certain time by the offeree, the offer would be presumed to have been accepted। ऑफरर कभी भी ऐसा अपनी ऑफर के अंदर इस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं किया, तो मैं मान लूंगा कि आपको मेरी ऑफर अच्छी लगी है और आपने मेरी ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया। एग्जाम्पल लेते हैं। गीता राइट्स टू बबीता, आई ऑफर टू सेल माई वाटर प्यूरिफायर टू यू फॉर ₹6,000। गीता ने बबीता के सामने ऑफर रखी है कि वो अपना वाटर प्यूरिफायर 6,000 में बेचना चाहती है। If I do not receive a reply by next Friday, I shall assume that you have accepted the offer। देखिए 6,000 में बेचने की बात तो हो रही है, लेकिन ऊपर से दबाव भी डाल दिया। अगर आप फ्राइडे तक जवाब नहीं देते हैं, अगले फ्राइडे तक, तो मैं मान लूंगी कि आपने मेरी ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया। ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं रख सकते ऑफर करते वक्त। If Babita does not reply, it shall not imply that she has accepted the offer। Hence there will be no contract। अगर बबीता रिप्लाई दे या ना दे,
अगर दे देती है तो एक्सेप्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं देती तो भी इसका ये मतलब नहीं कि उसने एक्सेप्टेंस कर दिया। ठीक है, अगर बबीता रिप्लाई देगी तो ही एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा, बबीता रिप्लाई नहीं देगी तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।